हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 12। गोलू और पिंकी अपने प्यार का इजहार कर चुके थे और दोनों की जिंदगी में ये बहुत ही खूबसूरत पल था। गोलू, जिसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसे पिंकी जैसी लड़की मिलेगी, आज मोहल्ले की वही पिंकी उसके प्यार में पागल थी। पिंकी भी गोलू को पाकर खुश थी। एक गोलू ही था जो उसे समझ सकता था और अब पिंकी ने उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर प्रेम कहानी में एक विलेन जरूर होता है, तो यहाँ गोलू और पिंकी की प्रेम कहानी में विलेन था पिंकी का बाप और साथ ही गोलू का भी, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। शर्मा जी और गुप्ता जी दोनों एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके घर के बच्चे एक दूसरे से प्यार कर बैठे। शर्मा जी को इसकी जानकारी थी, लेकिन गुप्ता जी इस बात से अनजान अपने गोलू की शादी करने के सपने देख रहे थे। गुड्डू की तबीयत में सुधार था और डॉक्टर से उसे घर जाने की परमिशन भी मिल चुकी थी। मिश्रा जी खुश काफी थे। जो उथल पुथल उनकी जिंदगी में मची थी वो अब थोड़ी शांत हुई, लेकिन गोलू के लिए थोड़ा परेशान हो गए जब उसने बताया कि वह पिंकी के प्यार में है। कहीं पिंकी को लेकर गोलू और गुड्डू में झगड़ा ना हो जाए, सोचकर वे थोड़ा परेशान हो गए। हॉस्पिटल के कमरे में लेटा गुड्डू पिंकी से मिलकर खुश था। पिंकी उससे मिलने आई, उसके लिए तो इतना ही काफी था। आज कितने दिनों बाद वह मुस्कुराया था। गुड्डू पिंकी के बारे में सोचते हुए नींद के आगोश में चला गया। मिश्राइन ने एक अच्छी सास का परिचय देते हुए बच्चे वाली बात का सच जानकर भी शगुन को अपना लिया। शगुन अपने कमरे में थी। गुड्डू के बिना उसे सब सूना सूना लग रहा था। कैसे हर वक्त वह शगुन से टकराता रहता था, उससे चिढ़ना, बहस करना, कभी कभी खूबसूरत पल जिनमें सिर्फ शगुन और गुड्डू होते थे, सब शगुन की आंखों के सामने आ रहे थे। शगुन को जब अकेले नींद नहीं आई तो वह ऊपर छत पर चली आई। गर्मियों के दिन थे और चांदनी रात थी। आसमान साफ बादलों से घिरा हुआ था और उनके बीच छुपा चांद आधा नजर आ रहा था। शगुन आकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए गुड्डू के बारे में सोचने लगी। अपनी बाईं तरफ खाली पड़ी जगह देखकर शगुन को गुड्डू याद आ गया। जब पहली बार ऐसे ही वह शगुन के साथ बैठकर उससे अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहा था, वह खाली पड़ी उस जगह पर छूकर देखने लगी। ऐसा करते हुए शगुन के होंठों पर मुस्कान तैर गई, आंखों में नमी तैर गई। वह गुड्डू को बहुत याद कर रही थी। इस वक्त शगुन के दिल का हाल वैसा ही था जैसे एक भूखे के सामने रोटी डालकर वापस उठा ली जाए, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। इस हादसे के बाद शगुन का प्यार गुड्डू के लिए और बढ़ चुका था। वह दिल से महसूस कर पा रही थी। शगुन नम आंखें लिए वहां बैठी रही। चारों ओर सन्नाटा, बस कुछ घरों की लाइटें चल रही थी। सोनू भैया के घर की छत और मिश्रा जी के घर की छत एक दूसरे से जुड़ी रहती थी। सोनू खाना खाकर छत पर आया तो शगुन पर उसकी नजर पड़ी। शगुन को उदास देखकर सोनू मन ही मन कहने लगा, तुम्हारी जिंदगी में भी दर्द लिखा था शगुन। वैसे गुड्डू को सुधारने में कोई कमी नहीं रखी तुमने, लेकिन उसकी अच्छाई देख पाते उससे पहले जे सब हो गया। महादेव से दुआ करेंगे तुम दोनों के लिए कि जल्दी सब ठीक हो जाए। शगुन ने ध्यान ही नहीं दिया कि सोनू भैया अपनी छत पर खड़े उसे देख रहे हैं। कुछ देर बाद वेदी शगुन को ढूंढते हुए छत पर आई तो देखा शगुन झूले पर बैठी है। वेदी ने शगुन के बगल में बैठते हुए कहा, लो, हम आपको सारे घर में ढूंढ रहे हैं और आप होके यहाँ बैठी हो। आप यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? बस ऐसे ही, शगुन ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं ना, सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। वेदी ने कहा। क्या? शगुन ने वेदी की ओर देखकर कहा, कल गुड्डू भैया घर आ रहे हैं। वेदी ने आंखों में खुशी भरते हुए कहा। शगुन ने जैसे ही सुना उसका दिल धड़क उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसे जैसे वेदी की बात का विश्वास ही ना हुआ हो। उसने कहा, तुम सच कह रही हो वेदी? गंगा मैया की कसम, अभी थोड़ी देर पहले ही पिताजी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि कल वो गुड्डू भैया के साथ घर आ रहे हैं।
गुड्डू भैया आप ठीक हैं, वेदी ने खुश होकर कहा तो शगुन उसके गले आ लगी और कहा, मैं बहुत खुश हूं। पता है उनके बिना ये घर सूना लगता था। हाँ, सच कहा, हमने भी उन्हें बहुत मिस किया भाभी, लेकिन कल से फिर वो सब हम सबके साथ होंगे। वेदी ने कहा तो शगुन उससे दूर हटी और वेदी के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, उस दिन जब गुड्डू जी को आईसीयू में देखा तो मैं बहुत डर गई थी। मेरी वजह से उनकी ये हालत हुई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मेरे और मेरे घर वालों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है वेदी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। भाभी, बार बार खुद को गलत समझना बंद करो। गुड्डू भैया आज ठीक हैं। ये आपका प्यार और भरोसा ही है जो उन्हें मौत के मुंह से भी बाहर ले आया। हाँ, वो आपको पहचान नहीं पा रहे, लेकिन देखिएगा एक दिन उन्हें अपनी शादी याद आई, वो सबसे पहले आपको ढूंढेंगे और ये दिन बहुत जल्दी आएगा भाभी। वेदी ने शगुन को हिम्मत देते हुए कहा। शगुन मुस्कुराई और कहने लगी, पता है वेदी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जैसे तुम जैसी ननद, माँ जी पापा जी जैसे सास ससुर, गोलू जी जैसे भाई और गुड्डू जी जैसे पति मिले। अगर हर लड़की को शादी के बाद ऐसा परिवार मिले ना, तो कोई भी लड़की ससुराल को नर्क नहीं समझेगी। भाभी, हम सब इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप अच्छी हैं। आपने जितना प्यार हम सबको दिया है, इस घर के सम्मान के लिए गुड्डू भैया का गुस्सा सहा है, उन्हें अच्छा इंसान बनाया है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। मैं तो चाहूंगी कि हर जन्म में मुझे भाभी के रूप में आप ही मिले। आप मेरी भाभी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। आई लव यू भाभी। वेदी ने बहुत ही प्यार से कहा तो शगुन ने उसका गाल छुआ और कहा, तुम बहुत प्यारी हो वेदी, चलो नीचे चलते हैं, रात बहुत हो गई है। शगुन ने कहा तो वेदी उठकर उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते वेदी ने पलटकर वंदना आंटी की छत की ओर देखा, जहां दीपक खड़ा उसे ही देख रहा था। वेदी आखिरी बार दीपक से उस शाम मिली थी जब वह वंदना आंटी के घर कुछ सामान देने गई थी, और तब से ही वह और दीपक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन गुड्डू के साथ हुए हादसे के बाद से ना वेदी उससे मिल पाई, ना ही कोई बात हुई। आज कितने दिनों बाद उसने दीपक को देखा तो उसे अच्छा लगा। वेदी शगुन के साथ नीचे चली आई। नीचे आकर शगुन को एक बार फिर गुड्डू का ख्याल आया तो उसने कहा, वेदी आज रात तुम यहाँ सो जाओ, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। हाँ भाभी बिल्कुल, आप चलो, मैं नीचे माँ को बोलकर आती हूँ। कहकर वेदी चली जाती है। शगुन अपने कमरे में आती है, बिस्तर सही करती है और तकिए रख देती है। वेदी कमरे में आती है और दोनों बिस्तर पर आकर लेट जाती है। वेदी दीपक के बारे में सोचकर जाग रही थी और शगुन गुड्डू के आने की खुशी में। वेदी दीपक को पसंद करने लगी थी और शगुन गुड्डू से प्यार। एक दूसरे को बताने के लिए दोनों के पास बहुत कुछ था। दोनों एक दूसरे के साथ बात करना चाहती थी और दोनों एक साथ पलटकर कहती है, मुझे कुछ बताना है, मुझे भी कुछ बताना है। दोनों की खुशी हैरानी में बदल गई और दोनों उठकर बैठ गई। शगुन ने वेदी की ओर देखा और कहा, हाँ तो पहले तुम बताओ। नहीं नहीं भाभी, हम तो ऐसे ही, पहले आप बताइए। वेदी ने कहा, वेदी बताओ ना क्या बात है। शगुन ने कहा, आप बड़ी हो ना, इसलिए पहले आप बताओ। वेदी ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले मैं बताती हूँ। मुझे तुम्हारे भैया से प्यार हो गया है। शगुन ने शर्माते हुए कहा, हैं? अब दोनों की शादी को 2-3 महीने हो चुके हैं और आपको अब उनसे प्यार हुआ है? वेदी ने हैरानी से कहा, नहीं मतलब अच्छे लगते थे पहले दिन से ही, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे और जब उनकी अच्छाइयां देखने को मिली तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगे। शगुन ने कहा, और फिर आपको यह एहसास कब हुआ कि आपको उनसे प्यार हो गया है? वेदी ने शगुन की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए कहा, जब रमेश से उनका झगड़ा हुआ था तब रमेश ने उन्हें बहुत पीटा था और उसके बाद जब वो मेरी तरफ आया तो गुड्डू जी ने उस हालत में भी उसे मेरे करीब आने से रोक दिया। और जब उन्होंने कहा कि पत्नी है ये हमारी, उस पल उस क्षण मुझे उनसे प्यार हो गया। उनके मुंह से वो 2 शब्द सुनने के लिए बहुत इंतजार किया था मैंने। शगुन ने कहा,
वाओ भाभी, कितनी रोमांटिक लव स्टोरी है आपकी और गुड्डू भैया की। लोग प्यार करके शादी करते हैं, आप दोनों ने तो शादी करके प्यार कर लिया। वैसे गुड्डू भैया लड़कियों के मामले में बहुत शर्मीले हैं। हाँ पता है, शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे? वेदी ने पूछा तो शगुन ने उसे गुड्डू के किस वाली बात बता दी। वेदी ने सुना तो पेट पकड़कर हंसने लगी और कहा गुड्डू भैया भी ना अपनी ही पत्नी को किस करने में कैसे शर्म। सो फनी। वेदी को हंसते देखकर शगुन भी हंसने लगी और फिर कहा, अच्छा तुम कुछ बता रही थी? नहीं कुछ भी तो नहीं, वेदी ने कहा। बताओ ना, क्या बताने वाली थी? शगुन ने कहा। पहले प्रॉमिस करो आप ये बात किसी से नहीं कहोगी, गुड्डू भैया से भी नहीं। वेदी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। शगुन कुछ देर चुप रही और फिर वेदी के हाथ पर हाथ रखकर प्रॉमिस करते हुए कहा, प्रॉमिस, अब बताओ। शगुन के प्रॉमिस करने के बाद वेदी ने उसे दीपक के बारे में बता दिया। शगुन ने सुना तो कुछ देर चुप रही और फिर वेदी का कान पकड़कर प्यार से खींचते हुए कहा, अच्छा तो ये खिचड़ी पक रही है। अरे भाभी भाभी प्लीज छोड़ो प्लीज, वेदी ने कहा तो शगुन ने इसका कान छोड़ दिया और कहा, अच्छा कब मिलवा रही हो उनसे? जल्दी मिलवा देंगे, वेदी ने शर्माते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। कहते हुए शगुन ने अपने साइड की लाइट बंद कर दी और सोने चली गई। वेदी भी उसके बगल में लेट गई और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद ही दोनों नींद के आगोश में चली गई। हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर गोलू और पिंकी एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। पिंकी ने अपना सर गोलू के कंधे से लगा रखा था। सुबह के 5 बज रहे थे। गोलू ने घड़ी में समय देखा और पिंकी को उठाते हुए कहा, चाय पियोगी? तुम पिलाओगे तो पी लेंगे, पिंकी ने प्यार से गोलू की ओर देखते हुए कहा। हम लेकर आते हैं, कहते हुए गोलू उठा और चाय वाले से 2 चाय ले आया। एक कप पिंकी की ओर बढ़ा दिया और दूसरा खुद लेकर पीने लगा। 1-2 घूंट भरकर पिंकी से कहा, तुम हम पे भरोसा करती हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो गोलू? पिंकी ने परेशान होकर कहा। नहीं बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। करती हो? गोलू ने फिर अपना सवाल दोहराया। करते हैं, पिंकी ने गोलू की आंखों में देखते हुए कहा। गोलू एक पल के लिए उसकी आंखों में खो सा गया और फिर कहा, चले फिर? पिंकी ने उठते हुए कहा। पूछोगी नहीं कहां लेकर जा रहे हैं? गोलू ने कहा। हम तुम्हारे हैं गोलू, जहां लेकर जाओगे चलेंगे, पिंकी ने कहा। उसकी आंखों में गोलू के लिए बेइंतहा प्यार और विश्वास नजर आ रहा था। हम तुम्हारा बैग ले आते हैं, कहकर गोलू हॉस्पिटल गया। पिंकी का बैग लेकर आया और अपनी स्कूटी पे रखकर पिंकी के पास चला आया। बैठो, गोलू ने बिना किसी भाव के पिंकी से कहा। पिंकी गोलू के पीछे बैठ गई और उसकी कमर को अपनी बाहों में भरकर सर गोलू की पीठ से लगा लिया। गोलू ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। ठंडी सुकून भरी हवा के झोंके दोनों को छूकर गुजर रहे थे। पिंकी ने उन्हें महसूस करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। गोलू के साथ ना उसे कोई डर था ना ही कोई झुंझलाहट, बस एक सुकून था जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। 20 मिनट के बाद गोलू ने स्कूटी घर के सामने लाकर रोकी। हल्का अंधेरा अभी भी था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। पिंकी ने अपनी आंखें खोली और कहा, रुक क्यों गए गोलू? उतरो। गोलू ने बस इतना ही कहा और पिंकी के उतरने के बाद खुद भी नीचे उतरा और स्टैंड लगा दिया। पिंकी ने देखा वो और गोलू जहां खड़े थे वो उसी का मोहल्ला था और इस वक्त वह अपने घर के सामने खड़ी थी। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि गोलू उसे यहाँ क्यों लाया है। वह उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही गोलू ने उसका हाथ पकड़ा और उसके घर के दरवाजे के सामने जाकर बैल बजा दी। पिंकी मुंह फाड़े गोलू को देखे जा रही थी। उसके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर गोलू उसे फिर से उसके घर क्यों लेकर आया है। तभी घर का दरवाजा खुला। सामने शर्मा जी खड़े थे। पिंकी ने उन्हें देखा तो डर के मारे गोलू के पीछे आ गई। गोलू ने पिंकी का हाथ पकड़कर उसे उसके पापा की ओर कर दिया। शर्मा जी ने पिंकी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगे। पिंकी ने पलटकर गोलू को देखा
तो वह बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। पिंकी की आंखों से बहकर आंसू जमीन पर आ गिरे। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 12। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय।